नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं क्राइम सीरीज खामोश फाइल्स के एपिसोड 8 भरोसा के बारे में। ये एक ऐसी कहानी है जो एक बड़ा ही मुश्किल सवाल पूछती है। सोचिए क्या होता है जब एक इन्वेस्टिगेटर को अपने ही साथी पर शक करना पड़ जाए। ये कहानी सीधे उसी गहरे डर से हमें मिलाती है। तो कहानी की शुरुआत ही होती है एक बहुत ही कह सकते हैं बुनियादी सवाल से। एक जासूस के लिए एक इन्वेस्टिगेशन में सबसे बड़ी गलती क्या हो सकती है? कोई गलत सुराग पकड़ लेना या शायद किसी मासूम को गुनहगार समझ लेना? और जवाब देखिए फौरन मिलता है। सबसे बड़ी गलती गलत इंसान पर भरोसा कर लेना। बस यही एक लाइन इस पूरे एपिसोड की कह सकते हैं नींव है। ये कहानी सिर्फ किसी जुर्म की नहीं है, ये कहानी है धोखे की, विश्वासघात की। तो कहानी हमें सीधा ले चलती है एक पुलिस स्टेशन के अंदर। माहौल कैसा है? एक ऑफिसर था रघु, उसकी मौत हो चुकी है और पूरे पुलिस स्टेशन पे ना एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ है। लेकिन ये वो शांति नहीं है जो सुकून देती है। नहीं, ये डर वाली खामोशी है। ऐसी खामोशी जहां हर कोई एक दूसरे को शक की निगाह से देख रहा है। और इस पूरे तनाव के सेंटर में कौन है? इंस्पेक्टर आदित्य राव। वो अपने कमरे में बिल्कुल अकेले हैं और उनकी नजरें टिकी हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर, जहां एक छोटा सा सुराग, एक ऐसी इंफॉर्मेशन चमक रही है जो सब कुछ पलट सकती है। और वो बिल्कुल अकेले इस गुत्थी को सुलझाने में लगे हुए हैं। और यहीं से कहानी में आता है पहला बड़ा ट्विस्ट। एक ऐसा सुराग हाथ लगता है जो बाहर किसी मुजरिम पर नहीं, बल्कि किसी अपने पर ही उंगली उठा रहा है। और बस यहीं से शुरू होता है शक का असली खेल। अब होता क्या है? आदित्य एक इंटरनल लिस्ट चेक कर रहा होता है। उसमें उसे एक कोड नेम दिखाई देता है, V12। अब V12 अपने आप में तो इसका कोई मतलब नहीं है ना? लेकिन असली झटका तब लगता है जब उसकी नजर जाती है कांस्टेबल वर्मा की बैज आईडी पर। और वो क्या है? नंबर 12। V12 बैज नंबर 12। ये कनेक्शन इतना सीधा था कि इसे इग्नोर करना नामुमकिन था। तो आदित्य के दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था। क्या यह बस एक इत्तेफाक है, या जिस गद्दार को वो ढूंढ रहा है वो कहीं और नहीं बल्कि बगल वाले कमरे में ही बैठा है, उसका अपना ही साथी वर्मा? और सोचिए, ठीक उसी पल जब वो ये सब सोच ही रहा होता है, दरवाजा खुलता है और वर्मा कमरे में आ जाता है। आदित्य ज्यादा घुमाता नहीं है। वो सीधे वर्मा से पूछ लेता है, अगर डिपार्टमेंट में ही कोई गद्दार निकले तो क्या करोगे? और वर्मा का जवाब सुनिए, बिल्कुल सीधा और पक्का। सर, मैं उसे पकड़ूंगा, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। अब उसका ये कॉन्फिडेंस कहानी को और उलझा देता है। क्या ये उसकी ईमानदारी है या एक बहुत ही शातिर दिखावा? और जैसे ही ये सब चल रहा होता है तभी आदित्य का फोन बजता है, एक अननोन नंबर। और दूसरी तरफ से सिर्फ एक लाइन आती है, गद्दार ढूंढ रहे हो, गलत जगह देख रहे हो। बस इतनी सी बात, और शक का दायरा और भी बड़ा हो जाता है। ये कॉल इशारा कर रही थी कि ये साजिश आदित्य की सोच से कहीं ज्यादा गहरी और बड़ी है। इस फोन कॉल के बाद ना आदित्य को एक बात तो साफ हो जाती है कि वो नॉर्मल तरीकों से किताब के रूल्स फॉलो करके इस लड़ाई को नहीं जीत सकता। सोचिए, जब दुश्मन घर के अंदर ही बैठा हो, जो आपकी हर चाल हर सोच को पहले से जानता हो, तो उसे पकड़ने के लिए आपको खेल के नियम बदलने ही पड़ते हैं। तो आदित्य ने एक प्लान बनाया, 4 स्टेप्स का प्लान। स्टेप 1, सबूत को सेव करो। उसने पेनड्राइव की एक कॉपी तो बनाई, लेकिन जो असली डेटा था उसे कहीं और महफूज जगह पर छिपा दिया। स्टेप 2, प्रेशर बनाओ। उसने अपने एक सीनियर AC शर्मा पर शक की सुई घुमाई और नतीजा, शर्मा जी घबराकर फौरन छुट्टी पर चले गए। स्टेप 3, एक फेलसेफ, एक सेफ्टी नेट तैयार करना। उसने एक लिफाफा वर्मा को दिया। और चौथा, जो कि सबसे मुश्किल कदम था, इंतजार करना, क्योंकि आदित्य जानता था कि जब गद्दार पर दबाव बढ़ेगा तो वो घबराएगा और घबराहट में कोई ना कोई गलती जरूर करेगा। और यहीं पर आदित्य एक बहुत ही कमाल की चाल चलता है। वो भरोसे को ही एक हथियार बना लेता है। ये जो उसने वर्मा को लिफाफा दिया था ना, ये सिर्फ खुद को बचाने के लिए नहीं था। नहीं, ये एक साइकोलॉजिकल मूव था। एक तरह से ये वर्मा की वफादारी का टेस्ट भी था, और साथ ही असली गद्दार पर प्रेशर बनाने का एक जबरदस्त तरीका भी। तो अब फोकस शिफ्ट होता है गद्दार की रिएक्शन पर, और आदित्य के प्लान का असर फौरन दिखाई देता है।
और ऐसा असर होता है जिससे एक बात तो पक्की हो जाती है कि दुश्मन बुरी तरह से घबरा चुका है। देखिए चीजें कितनी तेजी से होती हैं। सुबह शर्मा छुट्टी पर जाता है, शाम को आदित्य वो लिफाफा वर्मा को देता है, और नतीजा क्या होता है? ठीक उसी रात 11:30 बजे पुलिस स्टेशन के सर्वर रूम में आग लग जाती है। मतलब साफ था, आदित्य की चाल काम कर गई थी। उसने गद्दार को एक्शन लेने पर मजबूर कर ही दिया। और ये कोई एक्सीडेंटल आग नहीं थी, नहीं, बिल्कुल नहीं। आग का निशाना था डिजिटल रिकॉर्ड्स रूम। ये एक डेस्परेट कोशिश थी सबूतों को हमेशा के लिए मिटा देने की। गद्दार उस डेटा को जलाना चाहता था जिसे आदित्य पहले ही कहीं और महफूज रख चुका था। इस आग लगने की घटना के बाद पूरा गेम पलट जाता है। अब आदित्य को 2 बातें कंफर्म हो चुकी थीं। 1, डिपार्टमेंट में गद्दार है, और 2, वो बुरी तरह से डरा हुआ है। और जैसा कि आदित्य खुद कहता है, अब साफ है, कोई डरा हुआ है, शिकारी भी डर रहा है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं पर पावर बैलेंस शिफ्ट हो जाता है। जो गद्दार अब तक शिकार कर रहा था, अब वो खुद शिकार बन चुका है। अब वो अटैक नहीं बल्कि डिफेंस कर रहा है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। हाँ, आदित्य का प्लान काम कर गया, लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट भी हुआ। अब वो खुद गद्दार का नंबर 1 टारगेट बन गया है। गद्दार कौन है ये अभी भी नहीं पता, और एक बात तो तय है कि उसकी अगली चाल सीधा आदित्य पर होगी, और पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक। एपिसोड के बिल्कुल आखिर में आदित्य अपनी डायरी में एक लाइन लिखता है जो इस पूरी कहानी का निचोड़ है। वो लिखता है, भरोसा सबसे बड़ा दांव है। ये या तो हमें बचाएगा या फिर हमें खत्म कर देगा। क्या खूब कहा है ना? भरोसा एक 2-धारी तलवार की तरह है। और ये कहानी हमें एक बहुत ही मुश्किल सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक ऐसी सिचुएशन में जहां हर कोई सस्पेक्ट हो, हर चेहरे पर शक हो, तो क्या किसी पर भी भरोसा न करना ही बचने का अकेला रास्ता है, या फिर भरोसा करना एक ऐसा रिस्क है जिसे लेना ही पड़ता है, चाहे अंजाम कुछ भी हो?